हेलो गाइस, एसआर की क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो दोस्तों, आज बात करते हैं। हमने उस दिन पिछले वीडियो में परावर्तन के परावर्तन की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम जो है ना इसके नियम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट बिंदु है। उस वीडियो में थोड़ा टाइम कम था तो इस कारण से वो रह गया था। अब हम जो है इसके परावर्तन के जो है ना लॉ पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो क्या है, देखिए सबसे पहले तो जो है तो दोस्तों जो उस पिछले वीडियो में हमने परिभाषा परावर्तन की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में जो है परावर्तन के नियम एक बार जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक बार मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूँ। उससे क्या है कि एक बार वो समझ में आएगा कि कंप्लीट बिंदु क्या है। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में 3 बिंदु पढ़े थे। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश क्या था। उसके बाद हमने दूसरा बिंदु प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखा था। और उसके बाद हमने जो तीसरा बिंदु था वो परावर्तन क्या है और उसके प्रकार पढ़े थे। आज दोस्तों ये जो उसका तीसरा पार्ट है, परावर्तन जो है कंप्लीट एक बिंदु क्या है, परावर्तन की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके नियम। तो उसमें हमने उसकी परिभाषा और उसके प्रकार को देखा था। अब इसमें हम परावर्तन के नियम देखेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिए दोस्तों। परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले जो है ना हम एक समतल पृष्ठ लेते हैं। देखिए ये कोई समतल पृष्ठ है, आप इसको चिकना पृष्ठ कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले जब हमने परावर्तन के प्रकार में जो नियमित परावर्तन देखा था, उसमें भी हमने समतल या चिकना पृष्ठ लिया था। तो ये जो है ना, आप इसको चिकना पृष्ठ कह सकते हो, समतल पृष्ठ कह सकते हो। और समतल पृष्ठ की क्या क्वालिटी होती है, इस बात को तुम पहले से जानते हो। क्योंकि देखिए इसकी ये क्वालिटी होती है कि इस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण, जिसको हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण जो है ना उतनी ही दूरी तक परावर्तित होती है जितनी दूरी से उसका आपतन होता है। यानी अगर वो 1 सेमी से या 2 सेमी से आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी एक निश्चित दूरी यानी 2 सेमी तक, जितनी दूरी से उसका आपतन होता है उतनी दूरी तक ही उसका परावर्तन होता है। ये क्वालिटी होती है, विशेषता होती है समतल पृष्ठ की। तो देखिए ये कोई समतल पृष्ठ है, आप इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो समतल पृष्ठ या चिकना पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ कह सकते हो, सतह कह सकते हो, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो देखिए ये कोई समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित, अब इस बात को तुम पहले से जानते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आकर गिरती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। इसमें इसको आप चाहो आपतित किरण, क्योंकि आकर गिर गया, लिख दे इसके बारे में कौन सी किरण है, आप। ये आपतित किरण इसे समतल पृष्ठ पर आपतित हुई है। इस समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होगा। तीर का निशान लगा दी जिससे पता लग जाए प्रकाश किरण कहाँ से आई है। इसका परावर्तन हुआ, जिस कारण से इसको परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब यदि मैं क्या काम करूं, इन दोनों किरणों आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में अभिलंब डाल के देखता हूं। मैंने इसके बीच में अभिलंब डाला। ठीक है, इस पर तीर का निशान लगाओ। अब देखिए इनसे पता लग रहा है ये कहां से आ रही, कहां से। ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। इस जगह पर देखिए, तुम देख रहे हो कि आपतित किरण यहां से आके रुकी है, यहां पर इसी तल से, इसी पृष्ठ से, इसी बिंदु से इसका परावर्तन हुआ है। अब देखो, और मैंने जब अविलंब डाल के देखा तो वो भी जो है ना इसी तल पर स्थित है, इसी बिंदु पर स्थित। तो इसका पहला नियम क्या हुआ, अपवर्तन का पहला नियम देखिए क्या है। आपतित किरण, मैं लिख रहा हूं, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण,
एवं अभिलंब, ये तीनों कहां स्थित हैं? एक ही बिंदु पर, एक ही तल में। एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है? इस चित्र से हमें स्पष्ट हो गया कि जब हम कोई समतल पृष्ठ लेते हैं, समतल सतह लेते हैं, उस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतन के पश्चात उसका परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात जब उस पर हम अभिलंब डाल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में स्थित। तो चित्र से स्पष्ट हो गया इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम देखिए इसका, सेकंड लो क्या कह रहा है देखिए। यदि मैं क्या काम करूं कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में कोण बना के देखता हूं। मैंने इसको कोण बनाया, ठीक है। इस कोण को मैंने आई नाम दिया। अब तुम्हें याद रखने वाली बात इसमें यह है कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण जिसको मैंने आई नाम दिया है वो क्या कोण है? आपतन कोण का। भाई अगर मैं क्या काम करूं, देखिए ये तो बात सही है कि अगर यहाँ बीच में अभिलंब ना हो, देखिए ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात, नोटिस करने वाली बात ये, मैं अभिलंब नहीं खींचता हूँ, अभिलंब को मैं खत्म कर देता हूँ और मैं क्या काम करूं, इन दोनों किरणों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक ही कोण बनाता हूं। तो एक कोण है, लेकिन जो अभिलंब है इस कोण को दो कोणों में विभाजित कर रहे हैं। तो अब इस अभिलंब और आपतित किरण ये अभिलंब, इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण, इसका मैंने आई नाम रखा। ये परावर्तित किरण है ये वाली और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को मैंने आर नाम दिया, ठीक है। तो आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला परावर्तन कोण। लेकिन याद रहे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में कोण जो बना है उसको तो आपतन कोण कह रहे हैं, परावर्तित किरण ये और अभिलंब इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कह रहे हैं। तो ये याद रखने वाली बात इसमें यह है, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाले कोण को क्या कहा जा रहा है? आपतन कोण। परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जा रहा है। तो यहाँ याद रहे कि आपतन कोण तो आई है और परावर्तन कोण आर। अब इन दोनों को देखते हैं, क्या ये छोटे बड़े हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जितना बड़ा कोण यहाँ है ये है आपतन कोण और अभिलंब के मध्य जितना बड़ा कोण है, और उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के मध्य जितना बड़ा कोण है, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? जितना बड़ा आपतन कोण है यहां से यहां तक उतना ही बड़ा परावर्तन कोण है। और अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या काम करूंगी, मैं अगर अभिलंब को मिटा दूं तो एक ही तो कोण है, एक कोण है। कल्पना करो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो अब तुम देख सकते हो ये इसको अभिलंब जो है 45 में विभाजित कर देगा आधे आधे में। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात इसमें यह है कि जितना बड़ा आपतन कोण है ये उतना ही बड़ा परावर्तन कोण है। तो मतलब ये दोनों कोण जो है ना इक्वल हैं, बराबर है। तो दूसरा नियम क्या है इसका? आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण, इसका नाम लिखूंगा मैं आपतन कोण। ये जरूरत नहीं है हमें लिखने की कि ये किस किरण के द्वारा बना है। याद रहे कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण को आपतन कोण कहा जा रहा है। आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण, सॉरी, परावर्तक किरण के द्वारा बनने वाला कोण, उसका नाम लिखना है। क्या नाम उसका? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर। ये दोनों कैसे हैं? कैसे? दोनों इक्वल हैं, बराबर। तो क्या लिखना है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम।
तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ना दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो है ना केवल 2 ही नियम दिखा रखे हैं, लेकिन इसका एक तीसरा नियम और होता है जो हमारे सिलेबस में लगभग दिखा नहीं रखा। परावर्तन के 3 नियम होते हैं, हमारे सिलेबस में केवल 2 दिखा रखे हैं। तो हमें जो है ना इस तीसरे नियम को भी समझना है। ये तीसरा नियम क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं। देखिए पहले इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, समझ लीजिए। तीसरा नियम क्या है इसका, परावर्तन का तीसरा नियम है कि जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण आप देख रहे हो, परावर्तित किरण की जो आवृत्ति है वो समय के साथ बदलती नहीं है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमने इस बात को पहले से पढ़ लिया, इस बात का हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं कि आप जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस आपतित किरण का परावर्तन भी उतनी ही दूरी तक होता है जितनी दूरी से उसका आपतन है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण 1 सेमी से आपतित हुई है तो उसका 1 सेमी तक ही परावर्तन हो। ऐसा नहीं आ तो 1 सेमी से इसका परावर्तन 10 सेमी तक हो जाए। इस बात को हम पढ़ चुके हैं किसमें, नियमित और विपरीत परावर्तन में। अब इसका आपतन तो हो रहा है 1 सेमी से और इसका परावर्तन 10 सेमी तक हो जाए, ऐसा संभव नहीं। क्यों, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ की यही क्वालिटी होती है, विशेषता होती है कि समतल पृष्ठ पर आप पड़ने वाली प्रकाश की किरण, आपतित होने वाली प्रकाश किरण का उतनी दूरी तक ही परावर्तन होता है जितनी दूरी से उसका आपतन होता है। तो इसका जो तीसरा नियम आप देख रहे हो, तीसरे नियम में आपने देखा कि परावर्तित किरण की जो आवृत्ति है वो समय के साथ बदलती नहीं है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। ऐसा भी नहीं है कि ये प्रकाश की किरण आ तो रही है 1 सेमी से और इसका परावर्तन हो जाए आधी सेमी तक, यहां तक बहुत कम हो जाए, यहां तक रह जाए, ये भी संभव नहीं। फिर तो समतल पृष्ठ का क्या मतलब होगा, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, तो समतल पृष्ठ है, तो इस कारण से जितनी दूरी से इसका आपतन हो रहा है उतनी दूरी तक इसका परावर्तन होता है। इसकी जो आवृत्ति है उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये इतनी दूरी तक ही परावर्तित होती है जितनी दूरी से इसका आपतन होता है। तब आप समझ गए होंगे कि जो इसका तीसरा नियम है परावर्तन का, क्या नियम है, थर्ड लॉ देखिए क्या लिखना है आपको, लिखना है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति समय के साथ बदलती नहीं, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। तो ये परावर्तन के 3 नियम थे। एक बार दोबारा सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम को समझने के लिए हमने एक समतल या चिकना पृष्ठ लिया है। उस समतल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है तो उस किरण को आपतित किरण कहा जा रहा है। इस पृष्ठ पर टकराने के पश्चात इसका परावर्तन हुआ है, इस किरण को परावर्तित किरण कहा जा रहा है। फिर हमने जो है ना इसमें बीच में अभिलंब डाला है। हमने जब अभिलंब डाला है तो हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। हमने इसका दूसरा जो लॉ देखा है, दूसरा नियम जो देखा, हमने देखा है कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जा रहा है। परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाया जा रहा है। तो इन दोनों में हमने देखा है कि जितना बड़ा आपतन कोण है उतना ही बड़ा परावर्तन कोण है, अर्थात आपतन कोण आई, परावर्तित कोण आर दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका दूसरा नियम है। जो तीसरा नियम है ये हमारे सिलेबस में दिखा नहीं रखा, लेकिन परावर्तित किरण जो परावर्तन का तीसरा नियम है वो ये है कि परावर्तित किरण की जो आवृत्ति है वो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से ये परावर्तन के 3 नियम है। अब परावर्तन का पूरा बिंदु कंप्लीट हो चुका। पिछले वीडियो में आपने परावर्तन की परिभाषा देखी, उसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। उसके बाद हमने परावर्तन के नियम देखे जो 2 प्रकार के थे, विस्तृत और नियमित। इसके बाद परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम, ये परावर्तन का कंप्लीट बिंदु है। ठीक है, तो ये प्रकाश पर आधारित पहली घटना थी, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए उसका अपवर्तन है, लेकिन अपवर्तन को हमारे सिलेबस में बाद में दिखा रहा है, उससे पहले गोलीय दर्पण है। तो हम इससे पहले जो है ना मिरर के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, उस पर आधारित कुछ परिभाषाएं उनको पढ़ेंगे,
और फिर उनसे प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे, तब जाके हम प्रकाश की जो दूसरी घटना थी अपवर्तन उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप देख सकते हो कि हमने जो ये परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन में आप जो इसकी परिभाषा थी उसको मैंने बहुत डेफिनेशन के साथ खोला हुआ है, चार इसकी मैंने परिभाषाएं बताई हैं और चारों परिभाषाओं में आपको जो अच्छी लगे आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला बिंदु है, अब ये कंप्लीट हो गए 3 बिंदु। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला बिंदु के बारे में आपने पढ़ा, प्रकाश क्या है, उसकी हमने परिभाषा पढ़ी। उसके बाद दूसरा बिंदु हमने देखा था, प्रकाश की प्रकृति पढ़ी थी कि प्रकाश की प्रकृति होती कैसे है, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक किस रूप में आती हैं, उसको हमने अच्छे से समझा। उसके हमने चारों सिद्धांत देखे हैं और उनसे सिद्ध किया है कि वास्तव में प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा बिंदु प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश के परावर्तन में हमने इसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके नियम पढ़े। तो ये 3 बिंदु कंप्लीट। अब चौथा बिंदु है गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोले जैसी आकृति, यानी अब इसको आप 3 तरह से परिभाषित कर सकते हो गोलीय दर्पण को। वो कैसे? देखिए गोलीय दर्पण जो है ना, ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो वो भी गोलीय दर्पण हो सकता है। ऐसा दर्पण जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ दोनों गोलीय हो वो भी गोलीय दर्पण कह सकता है। देखिए इसमें सार्थकता इस बात को लेके है कि क्योंकि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जब हम किसी प्रकार, आपने देखा होगा, हम जब प्रकार और पटरी की सहायता से कोई गोला बनाते हैं तो गोला बनाने से हमारे पास दोनों उसके वक्र जो है ना वक्रित हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। तो इस कारण से हमें दोनों पृष्ठों को गोलीय कहना पड़ेगा। आप अगर एक पृष्ठ को गोलीय कह सकते हो तो गोलीय दर्पण है, क्योंकि उसका 2 प्रकार का उत्तल और अवतल, तो उसमें से कोई ना कोई सा प्रकार होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी गोलीय दर्पण की पूरी परिभाषा की, तो आप देख सकते हो कि गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। देखते हैं एक बार चित्र बनाकर। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। आप कहोगे कि साहब इसमें इसका एक पृष्ठ कैसे गोलीय होगा? देखिए अब मैं इसको क्या काम करूं, इसकी आधी आकृति को यहां से यहां तक मिटा के देखता हूं। देखिए ये इसका आधा भाग हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप देख रहे हो आधा भाग है। ये इसका एक भाग जो है ना वक्री हो गया, गोलीय हो गया। इसको गोलीय दर्पण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये या तो उत्तल होगा या अवतल होगा। अगर मैं इसके ऊपरी भाग पर परावर्तक पृष्ठ की पॉलिश करूं तो फिर ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसके आंतरिक या धसे हुए भाग पर मैं परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करूं तो फिर ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर उसका एक पृष्ठ भी गोलीय तो भी गोलीय दर्पण है। लेकिन सार्थकता किस बात में है कि अगर उसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, गोलीय। फिर ये आधा भाग इसका ये है, तो अब जब ये दोनों पृष्ठ वक्री हैं और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो एक कंप्लीट गोला बनता है, एक गोलाकार आकृति बनती है। ये गोलाकार आकृति ही गोलीय दर्पण कहलाती है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? आपको याद रखना है, ऐसा दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। चित्र आप ठीक है, पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए अब देखिए गोलीय दर्पण जो है, वैसे इसका उसको हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है, छोटा सा इसका हमने पाठ पढ़ा है कि गोलीय दर्पण क्या है। अब पिछली कक्षा में इसका अध्ययन कर चुके, लेकिन अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जो है ना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, यहाँ समझने की बात यह है कि अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा दर्पण जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो तो गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो तुम देख रहे हो कि गोलीय दर्पण जो है ना हमारे पास 2 प्रकार का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है? देखिए इनको हम दो तरह से और परिभाषित कर सकते हैं। अब मैं उनको आपको दोनों परिभाषाएं बताऊंगा विद चित्र के, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश यहाँ करना। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले अवतल दर्पण, जो आपको अच्छा लगे वो परिभाषा को याद कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए इधर। अभी तुमने देखा ये हमारे पास क्या है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है,
मैं क्या काम करूं, इस गोलीय दर्पण को बीच में से काट देता हूं, ऐसे काट दो आधा भाग कर। तो जब मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो इसके इस तरह से दो आकृतियां हमें मिलेंगी, एक तो ये और एक इसकी। ठीक है, ये दो आकृतियां तो मैं नजर आई, काट दिया इसको बीच में से, अलग अलग कर दिया। अब क्या काम करें, हमारे पास ये दो आकृतियां जो नजर आ रही हैं, ये इसके जो दोनों कटे हुए भाग हैं, इन दोनों कटे हुए भागों में अगर मैं क्या काम करूं कि इस उभरे हुए भाग पर मैं किसी परावर्तक पदार्थ रजत या निकेल की पॉलिश कर दूं, तो फिर ये जो है ना अवतल दर्पण कहलाता है। तो परिभाषा क्या है, यदि कटे हुए गोले के ऊपरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर किसी परावर्तक पदार्थ जैसे रजत या निकेल की पॉलिश कर दूं, तो फिर ये जो है ना उस अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, दूसरी कैसे लिख सकते हो, यदि कटे हुए गोले को ऊपरी भाग, उभरा हुआ भाग बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ऐसा दर्पण भी अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में ना। तो अब इसकी दो परिभाषाएं हैं, या तो एक काम किया कि यदि कटे हुए गोले के ऊपरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर मैं परावर्तक पदार्थ जैसे रजत हो सकता है, निकिल हो सकता है, इनकी अगर मैं पॉलिश कर दूं, तो फिर जो है ना वो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम दर्पण की बात करें, मिरर जो है ना, अगर उन पर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश ना करें तो फिर वो पारदर्शी हो जाते हैं, उनमें हम आर पार देख सकते हैं। इनको प्रतिबिंब दिखाने के लिए या वस्तु को देखने के लिए, बिंब बनाने के लिए हमें उनकी परावर्तक पदार्थों की पॉलिश करते हैं। आपने देखा होगा बाजार से हम कोई मिरर लाते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल सूरत, आईना जिसको हम लोग कहते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर जब हम प्लास्टिक कवर से बाहर निकालते हैं, उस पर पीछे की तरफ या तो लाल रंग से या सफेद रंग से उस पर लेप हुआ होता है। अगर उस लेप को हम हटा दें तो फिर उसमें कुछ अपनी तस्वीर हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है, जो उस पर पीछे से हमने लेप किया है वो क्या है, परावर्तक पदार्थ। किस लिए, बिंब को दिखाने के लिए। तो ये जरूरी है कि मिरर पर जो है ना, जिनको हम दर्पण कहते हैं, उन पर पिछले हिस्से पर या तो उसके उभरे हुए भाग पर या उसके आंतरिक धसे हुए भाग पर हम परावर्तक पदार्थों की पॉलिश करते हैं, तब जाके ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण बनता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने अभी बताया तुम्हें गोलीय दर्पण के बारे में। अब हम जब गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े तो गोलीय दर्पण हमने देखा दो प्रकार का है। अवतल दर्पण क्या था, देखिए पहला जो उसका दर्पण था अवतल, उसमें हमने देखा था कि यदि मैं गोलीय दर्पण को बीच में से काट देता हूं तो इसके दो वक्र हमारे पास निकल के आते हैं। अब मैं क्या काम करूं कि यदि कटे हुए गोले के ऊपरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर मैं परावर्तक पदार्थ जैसे रजत या निकिल की पॉलिश कर दूं, तो फिर वो जो है ना अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में देखिए, आप इसके बारे में परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे इसका चित्र बनाना है। कैसे बनाओगे, लिखोगे यदि कटे हुए गोले के उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ, कोष्टक में क्या लिखना है, रजत या निकिल की पॉलिश कर दे तो फिर वह अवतल दर्पण कहलाता है। फिर आप चित्र बना देना, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, ये इसका उल्टा और विपरीत है। अगर आपको अवतल दर्पण की परिभाषा आती है और अवतल दर्पण को आपने पहचान रखा है कि यदि कटे हुए गोले के मैं ऊपरी भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करूं तो वो अवतल दर्पण है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत। तो आपको एक याद हो तो काम चल जाएगा। वो कैसे, अभी तुम्हें याद हो गया कि ये जो आप देख रहे हो कटे हुए गोले के मैं ऊपरी भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर रहा हूं, तो फिर वो जो है ना अवतल दर्पण। अब इसका एक ही भाग बचा हुआ है, अब इसका जो आंतरिक भाग है, धसा हुआ भाग है, इस पर अगर मैं परावर्तक पदार्थ रजत या निकेल की पॉलिश करूं तो फिर ये उत्तल दर्पण है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अब यदि कटे हुए गोले के, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात याद रखनी है, उत्तल दर्पण से पूछे, अवतल दर्पण से पूछे, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है, कैसा होता है, और अवतल दर्पण कौन सा होता है। तो ये गोले का कटा हुआ भाग था। अब मैं क्या काम करूं, इसके धसे हुए भाग पर, आंतरिक भाग पर मैं परावर्तक पदार्थ रजत या निकिल की पॉलिश कर दूं, तो फिर ये जो है ना कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। ऐसे इसके बारे में लिखना है, इसकी परिभाषा लिख के इसका चित्र बनाना। तो अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, गोलीय दर्पण क्या था, गोलीय दर्पण के प्रकार, उनकी दोनों की परिभाषा। अब गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिनमें ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में इनको बताऊंगा।